एक रेफरेंस ग्रुप बनता है, किसी को भी देख करके तुम्हें लगता है ना कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। लगता है ना, हमेशा लगता है। और मैं हमेशा कहता हूं इंटेलिजेंस से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात यह ऑर्गेनाइज वर्क की जरूरत होती है। यदि ये तुम कर ले गए तो बहुत दूर नहीं है ये सब चीजें। तो मैं चाहता हूं कि शिव आ जाए इधर। शिव, कम से कम दिखोगे तो। शिव की लंबाई हमसे भी ज्यादा है, ठीक है? तो कम से कम शिव को तुम लोग सुन लोगे, और कोई भी क्वेश्चंस हो वो पूछ लोगे। कुछ भी जानना हो पूछ लो, मैं भी यहीं बैठा हूं, मैं भी सुन लेता हूँ शिव को, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमको सुना है, आज हम इनको सुन लें। Thank you, sir. Hello, everyone. I hope all of you are doing well. और जैसा कि सर ने अभी बताया, मुझे आईएएस सर्विस अलॉकेट हुई है, और थैंक यू सर को कि जिन्होंने एक इतना स्ट्रांग आशीर्वाद दिया मुझे। वहाँ पे सर ने लिख दिया था आईएएस मध्य प्रदेश, तो जैसा उन्होंने कहा 50% सही हो गई है, और मैं टेंशन फ्री हूँ क्योंकि बाकी 50 भी सही हो ही जाएगी क्योंकि सर ने बोला है। और सर ने 3 वर्ड्स बोले अभी, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पूरा जो एसेंस है वो इन 3 वर्ड्स में है। और दूसरी बात सर ने कही कि एक रेफरेंस ग्रुप बन जाता है, एक रेफरेंस ग्रुप बन जाता है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया, मुझे पता है मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, और यदि मैं कर सकता हूँ तो वो हर भी लोग कर सकते हैं। तो एक चीज पे मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, वही अर्ली बिगिनिंग एंड अर्ली प्लानिंग, और ये मुझे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में मिले। मैंने 2018 में जब राणा ट्रेड सेंटर में क्लासेस लगती थी, वहां से मेरा फाउंडेशन ये होना स्टार्ट हुआ। वहां से मेरा इंक्यूबेशन स्टार्ट हुआ, एक इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है। तो मैंने 2018 से शुरुआत कर दी, कहने को ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आईएएस मिला, बट मेरी टोटल जर्नी 5 साल की रही। सो इट वॉज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यही मेरा एम्फोसिस है कि अर्ली बिगनिंग एंड हार्ड वर्क, और बाकी सर ने कहा इंटेलिजेंस तो है ही, बाकी स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो टू मेक द सेशन मोर प्रोडक्टिव, आई इनवाइट सम क्वेश्चंस। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हम क्लास में बैठते थे तब पुनीत सर आते थे, विशाखा मैम आती थी, निधि मैम आती थी, पवन सर, क्वेश्चन हमारे मन में भी होते थे बट हम पूछ नहीं पाते थे। वो फेबिया और एक वो फियर से सब कोई गुजरते हैं, और उसको जितनी जल्दी ओवरकम कर लिया जाए उतना बेटर होता है। सो इफ एनीवन इज एनी डाउट, मैं अपने बारे में बता देता है थोड़ा। मैंने बीए किया हो, ये गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से 3 साल, और रेगुलर कॉलेज में नहीं जाता था, कोचिंग आता था। थैंक यू। उसके बाद मेरा ऑप्शन था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और बस फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 में, वो वाला प्री दिया, फिर मेंस इंटरव्यू, फिर रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने 2023 का भी प्री दिया था, एंड वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। सीएपीएफ का मेरा प्री और भी क्वालिफाई था, फिजिकल भी क्वालिफाई था, वो भी इंटरव्यू था ही मेरा, बट उसके पहले रिजल्ट आ गया था। सो ये मेरी जर्नी रही है, और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी में। और बेटर ये होगा कि यदि आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना यदि मैं अपनी पूरी चीजें बताऊं, पूरे सब्जेक्ट्स को बताऊं, तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा हो जाएगा, और इट विल बी लाइक बाई वर्क। क्योंकि आप किया हमने वही है जो सर मैम कहते हैं, होती वही चीजें हैं, उन्हीं को अच्छे से करना होता है, जैसे सर ने कहा उन्हीं को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होता है। सो वही है मेरा भी, बिल्कुल एक प्लेन सिंपल स्ट्रेटेजी मेरी रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट। So, any questions? No questions. Yes. Any question? Preparation से भी हट के।
ऐसे ही आया था तो ऐसे 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 में मेरे थे 114 मार्क्स, और ऐसे में मुझे लगता मेरे एफर्ट्स थोड़े कम रह गए। बट मैं अपना बताता हूँ ऐसे का कि क्या किया था मैंने। 2021 से ही शुरुआत हो गई थी फिलोसॉफिकल एसेस की। एक हिंट मिल गया था कि आने वाले टाइम में फिलोसॉफिकल एसेस ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या किया, फिलोसॉफिकल एसेस की लिस्ट बनाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जो क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के अवेलेबल होते हैं उनसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई कि क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड। सेकंड थिंग, आई ऑर्गेनाइज देम अंडर कॉमन हेड्स, कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जिनका भले ही थोड़े अलग लगे बट दे आर मोर और लेस सेम। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट फिलोसफी, देन एथिक्स इज अ कॉमन टॉपिक, और एथिक्स के अंदर भी हार्ड वर्क है। और जैसे कई बार फिलोसफी पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैंने कॉमन हेड के अंदर ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसे ब्रॉडली 5 to 6 कैटेगरीज बनी थी। फिर उनके अंदर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग ऑफ फ्रेमवर्क्स। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स मैंने रेडी रखे थे जो जिनको मैं इमीडिएटली जिन पे टॉपिक देखते से ही काम करना स्टार्ट कर देता था। तो दैट वाज द सेकंड थिंग आई डिड। एंड थर्ड थिंग आई डिड वाज कंटेंट। कंटेंट मैंने पिकअप किया। हमारा जीएस जो होता है, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कंटेंट फॉर ऐसे, बी इट मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ancient history, art and culture, international relations. There are a lot of examples which we can link with philosophical essays. Third thing I did was that, and fourth thing कि मैंने कुछ beforehand brainstorming कर रखी थी most of the previous year questions पे। मतलब मैंने पूरे essays नहीं लिखे थे ज़्यादा, बट एक टॉपिक उठा के उसको उसका इंट्रोडक्शन शायद में फाइंड किया, फिर उसकी बॉडी को मैं कैसे आकार दूंगा, फिर उसके 2 पार्ट, फिर सब हेडिंग्स, फिर कंक्लूजन। ऐसे एक A4 शीट में एक ऐसे का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती थी, क्योंकि मेंस के टाइम भी नहीं रहता था कि एक ऐसे पूरा लिख ले, इतने सारे लिख ले। तो ये मैंने किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी दिक्कत कहाँ पर है, क्योंकि मेरी मार्क्स जो 114 एवरेज है, मतलब इससे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो दिक्कत मुझे लगता ही नहीं रही कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। फुल लेंथ एसेस और लिखने थे, वो भी एक नहीं, एक साथ 2 ऐसे लिखने चाहिए था मुझे। मैंने गलती हुई कि मैंने फ्रेमवर्क बनाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, बट एक फ्लो में जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं कर पाया मैं। सो आई रिकमेंड कि कंटेंट बनाना जितनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो दैट वाज द सेपरेट थिंग व्हिच आई वुड हैव डन इफ आई हैव अपीयर्ड फॉर मेंस दिस ईयर। सो दिस वाज अबाउट essay. And any question for prelim? Yes, sir. Prelims, I'd like to begin prelims with CSAT, because CSAT is becoming an secret elimination factor. GS1 में तो सब मेहनत कर लेते हैं, बट मैंने जो देखा है मेरे आसपास का, तो CSAT is becoming more challenging and more tough. So CSAT का जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन पर मैंने स्पेशल फोकस किया, क्योंकि मैं आर्ट्स वाला हूँ, मैथ्स रीजनिंग उतना ठीक नहीं है मेरा, तो कॉम्प्रीहेंशन पे मैंने मार्क्स गेन करने की कोशिश की। सेकंड, जो रीजनिंग पार्ट होता है, रीजनिंग में भी कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जिनसे हम बहुत प्रोडक्टिवली ही गेन कर सकते हैं। मैथ्स मैं मानता हूँ, बिकॉज आई एम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मैथ्स मेरे लिए टफ पड़ता था। तो मैथ्स को मैं जहाँ तक थर्ड प्रायोरिटी रखता था अपने जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। उसमें भी फिर कुछ मैंने कैसे एरियाज आइडेंटिफाई किए, जैसे परसेंटेज, स्पीड, टाइम, वर्क, प्रोबेबिलिटी, जिनको मैं ज़्यादा फोकस किया। सो दिस वाज अबाउट CSAT। एंड सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग दोस 2 hours ऑफ एग्जामिनेशन। और जिन्होंने प्री दिया उनको पता है कि वेदर भी एक चैलेंज होता है, वो जो गर्मी होती है मई जून की, वो एक चैलेंज होता है, और वो जो टाइम होता है 2 से 2:30 से 4:30 का, वो एक चैलेंज होता है। So what I used to do is, when I used to give marks at my home, I used to switch off the fan. मैं फैन बंद कर लेता था, और वो एक हार्श एनवायरनमेंट में मैं क्रिएट करता था खुद को एग्जाम देने, CSAT स्पेशली फॉर CSAT। और ये मैं वही उसी टाइम करता था, 2:30 से 4:30 के बीच में। ये मैं उतना रिगरसली तो नहीं कर पाया, बट मैंने कोशिश की, जैसे एक अभी हफ्ते एग्जाम है तो कंटिन्यूसली 7 दिन तो मैं ऐसा कर लूँ, ताकि मेरी बॉडी माइंड अडेप्ट हो जाए उस टाइम को लेके। वरना मैंने मेरे पहले प्री में आइडेंटिफाई किया था, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी CSAT के पेपर में।
सो उसको, और दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने फर्स्ट पेपर के बाद खाना भी अच्छा खा लिया था, क्योंकि पहला पेपर अच्छा चला गया था, तो थोड़ा टेंशन रिलीव हो गई थी, तो मैंने खाना भी ज्यादा खा लिया था, नींद भी आ रही थी। और पहले 2022 में मेरे सीसेट में मार्क्स थे 72, समथिंग लाइक दैट। तो यदि 2 क्वेश्चन भी गलत होते तो शायद मैं क्लियर नहीं कर पाता पहला प्री, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होता। सो सीसेट पे इसलिए मैंने स्पेशल एम्फेसिस किया। और बाकी GS1 के बाद जो है इट्स बिकमिंग क्वाइट रैंडम, और इस बार का जो प्री था वो तो मेरी भी समझ नहीं आया, मैंने दिया और क्वालिफाई हो गया मेरा। सो आई एम नॉट इन वेरी गुड पोजिशन टू से अबाउट द मॉडिफिकेशन विच नीड्स टू बी डन इन कीपिंग इन द माइंड द रिसेंट चेंजेस एंड रिसेंट ट्रेंड्स। बट मैंने जो किया मैं बताता हूँ। पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक एंड ज्योग्राफी, ये 5 एरियाज मैंने पिकअप किए थे कि बाकी सारी चीजें छूट जाए, स्कीम्स छूट जाए, इंडाइसेस छूट जाए, और भी जो भी चीजें, आर्ट एंड कल्चर छूट जाए, एंशिएंट मेडिकल छूट जाए, बट ये 5 चीजें रफली, इनको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा, और ऐसी स्ट्रेंथ बनाऊंगा कि जो क्वेश्चन इजी रहे, या जो क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ पीपल सही करते हैं वो मेरा सही होना ही चाहिए। और यदि कोई टफ क्वेश्चन आता है वो मुझसे गलत भी हो गया तो चलेगा, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ लोगों से गलत होगा, चांसेस है। सॉरी। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही। फर्स्टली सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स पर मैंने एक्सटेंसिव एम्फेसिस किया, क्योंकि उनकी जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो पाया कि एक रिपीटेड पैटर्न है, उन सब्जेक्ट्स पे यूपीएससी पूछ रही है और घुमा घुमा के वही सब्जेक्ट्स को बार बार पूछ रही है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब जो बाकी के छोटे एरियाज हैं जो मैंने इन 5 में नहीं गिने, सेकंड दे आर सेकंड प्रायोरिटीज बिकॉज दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, उनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैंने सेकंड प्रायोरिटी बनाया। और वो अब जैसे कैसे पढ़ते हैं वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा कि कितना क्या किया, कैसे नोट्स बनाए, वो सब। सो वो सब सिंपल टेक्निक है, वो सर तो जो बताते हैं सिंपल किया है हमने, वही जो सर बताते हैं कि एक अच्छे से सिंपल सॉर्टेड ऑर्गेनाइज नोट्स होने चाहिए, उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अल्टीमेटली थिंग इज दैट ओनली। एंड थर्ड इज मॉक टेस्ट, एंड आई अगेन एम्फसाइज मॉक टेस्ट हमें उस टाइम पे देना चाहिए जिस टाइम पे एग्जाम है, उस कंडीशन में देना चाहिए जिस कंडीशन में हम एग्जाम देते। और मैं प्रेफर करता था मॉक टेस्ट को एम्प्टी स्टमक देने का, क्योंकि जब मुझे पता था कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं प्रेफर करता था एक हार्श कंडीशन क्रिएट करने की। मैं एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ कर मॉक नहीं देता था, मैं चेयर चेंज कर लेता था और फैन ऑफ कर लेता था। तो ये मेरे मॉक्स का एनवायरनमेंट में ऐसा बनाता था। सेकंड, मार्क्स का एनालिसिस, मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया था सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं बताऊंगा कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें मैं लिखता था कि ये क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के मैं पेपर का एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड सेल में मैं लिखता था कि क्या टॉपिक पूछा है, फिर थर्ड में कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉलेज से सॉल्व होते हैं, स्ट्रेट अवे नॉलेज लग जाता है उनमें, ज्यादा दिमाग भी लगाना होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिक से सॉल्व होते हैं कि हमने वो चीज पढ़ी नहीं है, हमने सुनी नहीं है, बट यदि हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए, थोड़ा वेट करके, तो वो चीजें हो जाती है। तो प्रॉब्ली ये 2 कैटेगरीज होती है। फिर कुछ होती है जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाती है। फिर थर्डली मैं उसमें परसेंटेज लिखता था उसका कि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कितने परसेंट चांसेस थे कि मैं इस क्वेश्चन को सही करता। जैसे कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसका चांस मैं लिख दूंगा 100%। मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं इसको 100% सही करता। कुछ क्वेश्चन जिनमें मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हूँ, 2 बचे, उसमें 50 लिख देता था। बाकी जिनमें सिर्फ एक हुआ उनमें 33, और जो नहीं है उनको 0। तो ऐसे मैंने एटलीस्ट 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे बिफोर प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर। और फिर जब मैंने टोटल उसका एनालिसिस का रिजल्ट देखा एक्सेल शीट में, सो देयर वर अराउंड more than 35 questions which can be solved easily, that means without taking a lot of risk। और यदि मैंने 45 कर लिए तो 90 मार्क्स से मेरे ये हो गए, और उसके अलावा मुझे थोड़ा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, देन आई विल बी इन अ सेफ रेंज। तो ये यहाँ से मैंने मेरी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की, इसी के बेसिस पर मैंने मार्क्स को एनालाइज किया इन सेम पैटर्न कि कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ हो तो किस कमी से हुआ है, क्या वो नॉलेज की कमी से हुआ है, सिली मिस्टेक हुई है, कई बार हम करेक्ट को पढ़ नहीं पाते, या सिली मिस्टेक की होती है, हम आंसर कुछ और होता है, हम ओएनआर में कुछ और भर देते हैं या हमारे आंसर शीट में कुछ और कर देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द सिली मिस्टेक। ये एक एनालिसिस किया। और
थर्ड मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी कमी क्या रह गई, यानी मैं यदि इम्प्रूव करता तो और क्या करता, तो वो यही है कि मैं मैथ्स को ज्यादा एम्फसाइज करता और ज्यादा, और रिवीजन को और ज्यादा करता, क्योंकि ये मेरी कमी रह गई है। और रिवीजन में कोशिश करता कि सुबह उठ के करूँ, जल्दी करूँ, तो वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा रहती है। सो ये मैंने आइडेंटिफाई किया। सो दैट वाज अबाउट प्री, एंड आई होप आई कन्वेड माय इंफॉर्मेशन इन क्लियरली, एंड यदि कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपन टू इट, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। यस, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम हॉल और ड्यूरिंग नॉर्मल डेज? Like was that Michael? Yes. Time management during normal days is a big challenge because we all have 24 hours. The syllabus is vast and we have conflicting priorities. So time management का मैं खुद एक अच्छा अनुयायी नहीं रहा हूँ. I have always failed at time management because it's a really challenging task. But मेरे जो कुछ insight में यदि मैं देखूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता था, that I can tell. Best thing for time management is timetable. एंड टाइम टेबल भी दो तरीके के मैंने सोचे थे। एक होता है ईयरली और मंथली कि मैं इतने महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। आप जैसे 6 महीने आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं 6 महीनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। सेकंड इज डेली टाइम टेबल कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैं उसको इतना टाइम रिवीजन को दूंगा, इतना टाइम ये दूंगा। सो इट इज वेरी सिंपल, देयर इज नो आउट ऑफ द वन स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट। द टाइम टेबल बनाना, और सेकंड पार्ट टाइम टेबल मेकिंग इज इजी, but executing that timetable is the real challenge, and here we all lack. So उसके लिए चाहिए courage, इसके लिए चाहिए dedication, and there is no shortcut for it as far as I can think of. Sir, कोई है क्या इसका shortcut? So I don't think कि इसका कोई एक shortcut है, because time management is the root of the preparation. यही है एक fundamental problem, और इसी पे हमने एक neutralize कर दिया तो फिर हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे के। सो दैट्स इट, टाइम टेबल, आई मीन फॉलोइंग द टाइम टेबल। यस, Oh, I think that's a really good because yes, yes, yes. We'll take example of Lakshmikant. Okay, Lakshmikant's utility needs to, for example, any reference book, हम देखें कि वो सिलेबस से कितना ओवरलैप कर रही है, पहला। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना ओवरलैप कर रही है। लक्ष्मीकांत को आप देखें तो सिलेबस से काफी अच्छा ओवरलैप है, बट कई बार मिसकंसेप्शन ये होता है कि लक्ष्मीकांत GS2 के लिए सफिशिएंट है, मेंस के लिए। सो इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि गवर्नेंस वाला क्वेश्चन है, हेल्थ एजुकेशन है, तो वो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर ली कि इसकी बुक कहाँ कहाँ काम आएगी। सेकेंड, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड, जब मैं उस बुक को पढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली करता था, लैपटॉप रहे wow, कहते हैं यस। सो लक्ष्मीकांत जो है, मैं जैसे मैं बताऊंगा कि मैंने 2018 में पढ़ना चालू कर दिया, तो लक्ष्मीकांत मैंने 2018 में परचेस कर ली थी। सो आई हैव डन एटलीस्ट मोर देन 50 रीडिंग्स ऑफ लक्ष्मीकांत। सो सेकंड व्हेन वी कैन डू इज फॉर एनी रेफरेंस बुक वी नीड टू अंडरस्टैंड इट थॉरली, एंड उसको जितनी अच्छे से हम रीडिंग देंगे उतना ज्यादा है। सो उसको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। एंड थर्ड, फॉर एनी रेफरेंस बुक, हर बुक की कुछ चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, कुछ चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई अगेन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या लक्ष्मीकांत हो, कुछ चीजें होती है जिनको हम हाईलाइटर यूज करते हैं, उनको हम हाईलाइट करते चले। जैसे लक्ष्मीकांत के आर्टिकल्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए और डिफरेंसेस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, उन पे हम स्पेशल एम्फेसिस करें। स्पेशल एम्फेसिस हम इन पे करेंगे और हम उन एरियाज को छोड़ देंगे जो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत के पीछे के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है क्योंकि हम उनको नहीं नगअप कर सकते। सो एक प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट वर्क और हल्का सा रिस्क टेकिंग अप्रोच मैंने रखा किसी भी रेफरेंस बुक को लेके। और जैसे स्पेक्ट्रम का मैं एग्जांपल दूं, स्पेक्ट्रम है एक बहुत ही थिक बुक, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसमें, तो मैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेता था।
मैं क्या करता था कि जो जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो सोशल रिफॉर्म्स वाले हैं, तो मैं एक मैप उठाता था और उन रिफॉर्म्स को कि किस एरिया में क्या क्या रिफॉर्म हुआ, कौन कौन एक्टिव था, उनको मैं भी प्लॉट कर देता था। महाराष्ट्र में कौन सी सोसाइटी एक्टिव थी, अभिनव भारत कहाँ पे थी, और ये जो है अनुशीलन समिति कहाँ पे एक्टिव थी। मैप्स को मैं यूज करता था। सेकंड, हिस्ट्री है तो टाइमलाइन बनाता था मैं कि पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब पूरा इम्पैक्ट है। वो एक एरिया कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1928 से लेकर 1935 तक इतने सारे इवेंट हुए कि यदि हम उनको स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे तो हम उनको याद नहीं रख पाएंगे। सो आई यूज्ड टू मेक सेपरेट शीट्स जिनमें मैं शॉर्ट वे में उनको लिख लेता था। एंड अदर थिंग आई यूज्ड टू डू इज ड्यूरिंग रिवीजन में दोनों को साथ लेके चलता था, एक तरफ है जो मेरे नोट्स था, दूसरी तरफ बुक। सो दैट्स हाउ वी कैन अप्रूव रेफरेंस बुक्स। न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर एनालिसिस, ओके। सो न्यूज़पेपर, मेरी प्रिपरेशन तो हेवीली रिलेटेड थी न्यूज़पेपर से, बिकॉज न्यूज़पेपर गिव्स अस मेनी थिंग्स। फर्स्टली वोकेबलरी, मुझे सर के जैसे वोकेबलरी डेवलप करनी थी, वोकेबलरी। सेकंड इज एग्जाम्पल्स अच्छे मिल जाते हैं मेंस के लिए, है ना। अब यदि हम जीएस के यूपीएससी के सिलेबस को देखें तो डिफरेंट एरियाज हैं, और ये क्या दीवार पे सिलेबस चिपका हुआ था, तो किस न्यूज़पेपर की कौन सी न्यूज़ उस सिलेबस के किस पोर्शन से लिंक कर रही है, तो मैं वहाँ उसको कोशिश करता था कि एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में मैं लिख लूँ। एक सेपरेट शीट बनाई हुई थी मैंने जिसका नाम था एग्जाम्पल्स। कुछ करंट अफेयर में कुछ हुआ है, जैसे जीएस में रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ है, तो उसमें टेक्नोलॉजी के क्या क्या रोल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उसको कैसे लिंक कर सकते हैं, आईआर से कैसे लिंक कर सकते हैं। सो किसी भी न्यूज़ को मैं यूपीएससी के सिलेबस से फिर लिंक करता था, और जो लिंक नहीं हो पाती थी उसको मैं छोड़ देता था। और थर्ड, एक सेपरेट कॉपी बनाई थी मैंने वोकेबलरी की। द हिंदू की कुछ अच्छी वोकेबलरी होती है जिनको मैं लिख लेता था, और एक महीना बस, सिर्फ एक महीने में वोकेबलरी फिर रिपीट होने लगी थी, तो वो फिर मेरी एक स्ट्रेंथ बन गई थी। सो ये हुआ थर्ड। और फोर्थ होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन जो हम करते हैं सी सेट में, उसमें तो हमको सेम चीज करनी है कि बहुत कम टाइम में हमको एक बहुत इंटेंसिव पैसेज ऑफ इंग्लिश को हमको रीड करना है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन आंसर करना है। तो मैं तो कई बार टाइम लगा के भी एडिटोरियल पढ़ता था कि इतने टाइम में मैंने इसको पढ़ा और क्या समझा मैंने, ये किया। और सेम थिंग मुझे हेल्प करती थी एथिक्स की केस स्टडी में, क्योंकि वहां पे भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि एक इतनी बड़ी केस स्टडी आपको विद इन फ्यू मिनट्स पढ़नी है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। एक केस स्टडी पर बेरली 12 मिनट्स रहते हैं, 12 to 13 मिनट्स, और 4 to 5 पेज लिखने भी होते हैं, उसमें आपको पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर लिखना है। तो ये न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करते हैं हमारी ग्रास्पिंग स्किल्स को जो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। सो आई लाइक टू समराइज इट अगेन। फर्स्टली वोकेबलरी में हेल्प करता था, दूसरा एग्जाम्पल्स में हेल्प करता था, तीसरा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को हेल्प करता था हमारी। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यदि हम आंसर राइटिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सेंटेंसेस और फ्लो भी सुधरेंगे, तो वहां पे भी हेल्प करता था। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर को एनालाइज किया। यस, मेनी और क्वेश्चंस, यस प्लीज। So I call very maybe to it. Social life. Social life was heavily compromised during UPSC preparation, extremely compromised. Like few of my friends got married during my preparation, and I was unable to attend their marriage. And it was very stressful period, especially those years, those 2 years before the attempt. मेरा 2022 में attempt था, so COVID के बाद से तो और ज़्यादा stressful. Actually COVID के बाद कोचिंग भी छूट गई थी। कोचिंग जब तक रही तब तक एक बहुत हेल्दी और फैमिली लाइक एनवायरनमेंट तो रहता ही है, आप यहाँ पे हैं तो आपको पता ही होगा। एक सोशल लाइफ, हमारी पॉजिटिव सोशल लाइफ यहीं पे बन जाती है, तो हमको एक्सटर्नल सोशल लाइफ की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आई लाइक टू से दैट अच्छे दोस्त बनाइए जो हमारे साथ के ही है, हमारे फील्ड के ही है, उन्हीं के साथ हम कंस्ट्रक्टिव वे में टाइम स्पेंड करें। और दूसरा, बी रेडी, बिकॉज इफ एग्जाम इज कमिंग क्लोज एंड इफ यू आर सीरियस इनफ, then social life will be compromised by default, and you can use your friends and family members to overcome that. It's a harsh thing, but for me it was true. Yes.
So I think questions have been addressed. I try to address them in best of my capacity. देखो शिव ने बहुत सारा बता दिया है, फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं चिल से पूछ करके तुम्हें बता दूंगा। क्यों शिव? ठीक है। और अब तुम लोगों को एक, जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि मैं जब सोचता हूं तो वो होता है। अब तुम लोग साथ में सोच लोगे तो इसको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, आईएएस तो मिल ही गया। अब तुम लोग भी सोच लोगे तो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो कम से कम ये रहेगा कि आप लोगों को एक यहां पर भी पैटर्न टाइप का ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप लोग भी सोचिए कि इनको यूपीएससी पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, 21 साल 3 महीने की उम्र में फॉर्म भरना, 22 साल की उम्र में सिलेक्शन हो जाना, और उसके बाद फिर 38 साल की नौकरी है एज एन आईएएस। अब इन 38 सालों में यदि शिव बहुत स्टीडी प्रोग्रेस करता है, के भी कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये बहुत उथल पुथल नहीं मचाए तो भी कैबिनेट सेक्रेटरी, और उथल पुथल मच गया तो कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर कुछ होता नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब ये 50 साल के हों तो 28 साल की नौकरी हो चुकी होगी। जरा समझना मेरी बात को। तो ये भी हो सकता है कि ही में ज्वाइन पॉलिटिक्स, ही में गो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द फ्यूचर। देखो ये सब चीजें सोचनी चाहिए पहले से, तुम्हें भी सोचनी चाहिए शिव। क्यों? क्योंकि 28 साल की नौकरी के बाद तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इतना सारा हो चुका होगा और सोसाइटी पर इतना इंपैक्ट हो चुका होगा कि तुमको लोग चाहेंगे कि तुम पॉलिटिक्स में आकर के कुछ पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन और उसमें इंटरनेशनल डायमेंशन को जोड़ करके कुछ अच्छा कर सको। ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस जिनके पास हो, जिनके फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास का हो, जो लोअर क्लास की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो और जो अपर क्लास के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हो। अपर क्लास के एस्पिरेशंस का मतलब समझ लेने, तुम कहोगे सर आप कहां जा रहे हो। अपर क्लास के एस्पिरेशंस का मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इकॉनमी तेजी से आगे बढ़े। देखो वो लोग क्या करते हैं, वो जब उनकी इकॉनमी बढ़ती है तो देश की भी इकॉनमी बढ़ती है। वो टैक्स देते हैं, उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी न जाने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। हैंड होल्डिंग तो हमको करनी है नीचे वाले लोगों की, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। और तीसरी बात, जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को समझते हैं लोग। तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कई बार अपने आप को ठगा महसूस कर लेता है कि यार हमको तो कुछ दिया ही नहीं। या तो इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहे हैं, या जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देख रहे हैं, या फिर गरीबों के लिए कुछ बट रहा है, हमको क्या मिल रहा है। तो एक होलिस्टिक विजन के साथ यदि ये काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, सक्सेस इन लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड बी एबल टू होल्ड योर हेड हाई। उसमें कहीं झुके नहीं कहीं पर जाकर के किसी के सामने इस बात से कि कोई गलती हो गई है। दैट्स इट। इतनी सी बात, यही आशीर्वाद शिव के लिए शुरू से मैं दे रहा हूं, यही आशीर्वाद आज भी है। थैंक यू वेरी मच।